हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार सिंघल। हमारा जो चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 10 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट कैसे बनाते। तो मैं उसका एक एग्जांपल भी पढ़ा था। तो मैं आज एक और एग्जांपल लेंगे हम उसका। तो हम बात करें यहाँ पे प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L फ्रॉम द फॉलोइंग्स। कि यहाँ पे आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखी है। अब इसमें दो तरह की ईयर है, 2016 एंड 2017। मतलब हमें 17 की 60 से कंपेयर करनी है और साथ में क्या निकालनी है, परसेंटेज। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम है 5 लाख और 6,50,000। अदर एक्सपेंसेस दे रहे हैं 50,000 और 60,000। एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट कितना है, 30,000 पर ईयर। तो पर ईयर का मतलब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कि आज मान लो हम मार्केट में जो पैसा इन्वेस्ट करें तो उससे जो इनकम हो रही है वो 30,000 पर ईयर का मतलब हर साल हो रही है। कि 2016 में भी मानेंगे और 2017 में मानेंगे। मतलब इसमें यहाँ पर पर्टिकुलर देखो, यहाँ पर ऐसे पर्टिकुलर इंडिकेट नहीं किया कि विच ईयर। तो यहाँ पे इन्होंने पर्टिकुलर इंडिकेट नहीं किया कि विच ईयर। तो यहाँ पे क्या करा है आपको, पर ईयर। तो पर ईयर का मतलब कि इसमें 2016 में भी होगी और 2017 में भी होगी। तो यहाँ पे हम फॉर्मेट बनाएंगे, यहाँ पे हम उससे लिख रहे हैं। तो अब इसमें टैक्स रेट नहीं दे रखी। तो जब टैक्स नहीं दे रखी तो उसका मतलब हमारे पास जो भी प्रॉफिट या लॉस है वो बिफोर टैक्स होगा। क्योंकि जब टैक्स की इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हमारी इच्छा से तो हम टैक्स चार्ज कर नहीं सकते। तो कई बार क्या होता है कि बहुत सारे जो सवाल होते हैं उनमें कई बार टैक्स की इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो जब टैक्स की इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो टैक्स के आगे वाली जो स्टेप उसको कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब वर्ष के अंत में बनाते हैं इसलिए फॉर द ईयर, फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2016 एंड 2017। तो पहला कॉलम किसका आएगा, पर्टिकुलर्स का। दूसरा कॉलम नोट नंबर, तीसरा प्रीवियस ईयर, फिर में चेंजेस आएंगे। तो हम बात कर रहे थे पहला कॉलम किसका आएगा हमारा, पर्टिकुलर्स का। दूसरा कॉलम नोट नंबर। तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, 31st मार्च 2016 और 31st मार्च 2017। तो यहाँ पे आ जाएगा एब्सोल्युटली चेंज, जो इंक्रीज या किसको बता रहे, डिक्रीज। और यहाँ पे क्या जाएगा, परसेंटेज चेंज, जो इंक्रीज या किसको दिखा रहा है, डिक्रीज। और फिर एक लाइन और खींच देते हैं। तो ये जैसे पहला नंबर, ये दूसरा, तीसरा, और ये कौन सा है, चौथा। तो यहाँ पे पांचवा नंबर 4 - 3 से आएगा और यहाँ पे छठा नंबर क्या आएगा, जो 5 है उसमें 3 का लेंगे और मल्टीप्लाई क्या करेंगे। एग्जाम में ऐसे रिप्रेजेंट करना है आपको कि पहला नंबर, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो पांचवे की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, फोर्थ में से फिफ्थ प्लस करेंगे, फिर हमारे पास 5 आएगा। और जैसे यहाँ पे 5 आएगा उसमें डिवाइड बाय कितना कर देंगे, 3, क्योंकि इसको बेस मान है। तो यहाँ पे रुपीज आ जाएगा, यहाँ पे भी रुपीज, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, रुपीज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। पहला नंबर क्या लिखेंगे, फर्स्ट रिवेन्यू, REVEN, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। जब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो इधर 10 लाख आ रहा है और इधर 12,50,000 आ रहा है। जो डिफरेंस आ रहा है कितने का है, फिर सेकंड में बात करेंगे अदर इनकम की। देखो जो अदर इनकम से, अदर इनकम लिख दो। जो हमारे पास अदर इनकम है वो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट की हो रही, कितनी हो रही, 30,000। ये भी क्या हो जाएगा, चेंज रहेगा। फिर हमारे पास थर्ड बताया था अपन ने, टोटल रिवेन्यूज। तो टोटल रिवेन्यू फर्स्ट प्लस किससे मिलकर बनेगी, सेकंड से, जोड़ दो। तो यहाँ पे जब हम जोड़ेंगे तो ये तो 10,30,000 आ रहा है और ये 12,80,000 आ रहा है, ये कितना आएगा, 2,50,000। फिर हम जो चौथा पॉइंट निकालेंगे वो किसका निकालेंगे, एक्सपेंसेस। तो हमारे पास जो एक्सपेंसेस है वो कौन कौन से हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में अदर एक्सपेंसेस है। पहले क्या लिख देंगे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम।
जो हम कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम करें कितना करें 5 लाख और 6,50,000 द डिफरेंस इज 1,50,000 प्लस में आ रहा है। फिर बात किसकी होगी बी में अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस में ये 50,000 होगी 60,000 और डिफरेंस कितना आ रहा है 10,000 प्लस में आ रहा है क्योंकि हमने लिखा था इंक्रीज एंड डिक्रीज। इंक्रीज का मतलब कब होगा कि जब 2017 की जो फिगर है 2016 से ज्यादा होगी और डिक्रीज कब होगा जब ये फिगर इस वाले फिगर से कम होगी। तो यहाँ पर अब हम क्या कर देंगे टोटल एक्सपेंसेस और कुछ है नहीं। तो जैसे ही हम इसको जोड़ेंगे ये तो 5,50,000 आ जाएगा और इसका 7,10,000 आ जाएगा और यहाँ पे 1 लाख कितना रहेगा 60,000। फिर यहाँ पर पांचवा कॉलम निकालेंगे तो पांचवा क्या कहेगा जो आपके पास प्रॉफिट है वो बिफोर टैक्स जो थर्ड माइनस कितना करेंगे तो 10 में से 30 जाएंगे तो 10 लाख में से 10,30,000 में से कितने आएंगे 5,50,000। तो यहाँ पे 3 की 3 जीरो आएगी जीरो यहाँ पे 13 आएगा तो 13 में से 5 गए तो कितने बचे 18 यहाँ पे आ जाएगा 4,80,000 और यहाँ पे कितना आ रहा है 12,80,000 इसमें से माइनस कितना करेंगे 7,10,000। जैसे 7 लाख लेस करेंगे यहाँ पे तो 7 आ जाएगा तो 5,70,000 और अब इसमें डिफरेंस कितना देखेंगे 17 हो गया और ये जो हो गया 17 में से 8 गया तो 90,000 90,000। तो अब अपन को क्या करनी है परसेंटेज निकालनी। तो मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज तो पहले 2.5 लाख करिए तो इसका मतलब इसका 25.55 25% हो जाएगा। इसका कोई नहीं निकलेगा क्योंकि दोनों का फिगर सेम आ रहा था। अब इसका निकालेंगे फिर नीचे में 5 लाख है कितने 1.5 लाख तो ये 30% हो जाएगा और यहाँ पे 10 है तो ये कितना परसेंट हो जाएगा 20% और नीचे टोटल का और यहाँ पे 4 लाख और यहाँ पे कितना है 90,000। तो अब हम इनका क्या देखेंगे परसेंटेज। यहाँ पे 2,50,000 में किसका वाला है 10,30,000 तो इसका जो परसेंटेज आएगा वो 24 कितना है 27 है और इसका 29.09 और इसका आएगा 18.75। अभी कैसे आएगा देखो जैसे मान लो अगर अपन इसकी बात करें तो इसमें हम क्या बोल रहे थे हमारे पास जो टोटल रेवेन्यू हो रही है वो 10,30,000 की हो रही और 2017 में कितनी हो रही 12,80,000। तो इसका मतलब कितना इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब 2,50,000 बढ़ रहा है कितने से 10,50,000 से 10,30,000। तो जैसे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो इसका परसेंटेज कितना आएगा 24.27% आएगा और ऊपर हमने क्या लिखा हुआ ये परसेंटेज का सही है इसका नाम रखें परसेंटेज का और कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। तो इस तरह अपन क्या करेंगे कि आगे भी कैलकुलेशन करेंगे। तो इस तरह हमारे पास ये टॉपिक खत्म हो जाएगा कि इसके अलावा इसमें क्या है इसमें टैक्स की इन्फॉर्मेशन है नहीं। तो जो टैक्स की इन्फॉर्मेशन है तो हम ये मान के चलेंगे कि जो हमारी इनकम आ रही थी मैंने आपको बताया था कि थर्ड कॉलम किसको रिप्रेजेंट करता है इनकम और फोर्थ कॉलम एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे जो इनकम इज मोर देन किससे एक्सपेंसेस है तो द डिफरेंस इज कॉल्ड प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्योंकि जो प्रॉफिट आएगा तो उसमें हम गवर्नमेंट को टैक्स देंगे नहीं देंगे। तो इसका मतलब हमारे पास जो प्रॉफिट गिवन है वो बिफोर टैक्स है। बात समझ में आ गई। डियर स्टूडेंट्स अभी हमने एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L का सवाल किया था कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L का। तो अब हम लेके आए नए टेक्निक्स जिसका नाम है कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट होता क्या है मतलब कॉमन साइज क्या बोलती है भैया आपके पास जैसे मान लो अगर अपन बात करें कॉमन साइज में बैलेंस शीट की तो बैलेंस शीट में जो आपकी लायबिलिटीज है यहाँ पे जो लायबिलिटीज होती है वो इक्विटी एंड किसकी होती है इक्विटी एंड लायबिलिटीज की। तो लायबिलिटीज साइड का जो टोटल आ रहा है अब जो इक्विटी एंड लायबिलिटीज जिन जिन आइटम से मिलकर बनी बात किसकी करें अपन बैलेंस शीट की। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या कहता है कि अगर आप बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में आपकी जो टोटल लायबिलिटीज है टोटल लायबिलिटी कितने कितने आइटम से मिलकर बनी है जैसे मान लो 4 आइटम से मिलकर बनी है तो वो जो टोटल लायबिलिटी है उन 4 आइटम्स को रिप्रेजेंट करेगी एज ए परसेंटेज फॉर्म में। किसमें एज ए परसेंटेज फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगी कि उनका रोल इस टोटल लायबिलिटी में कितना परसेंट है। तो उसको हम क्या बोलते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट
कि कॉमन साइज क्या कहता है कि कंपेयर नहीं करा रहा है, ये बताता है कि भैया आपके पास, जैसे मान लो हम स्टेटमेंट ऑफ P&L की बात करेंगे, तो आज कोई भी व्यक्ति क्या करता है बिजनेस में, जो भी एक्सपेंसेस करता है वो किसके अनुसार करता है, उसकी सेल के अनुसार करता है कि अगर सेल ज्यादा होगी तो एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे। तो जनरली हम क्या करते हैं कि सेल को बेस मानकर जितनी भी आइटम्स है उनके हम एज ए क्या निकालते हैं, परसेंटेज निकालते हैं और आइडिया लगाते हैं कि सेल के ऊपर उन्होंने कौन कौन से एक्सपेंसेस किए। जैसे अभी बताया ना कि यहाँ पर अगर अपन मान लो बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो बैलेंस शीट में लिखो हमने इक्विटी एंड लायबिलिटीज। तो बैलेंस शीट में हमारा पहला मेन हेड कौन सा था, शेयर होल्डर फंड्स। अब शेयर होल्डर फंड में सबसे पहले मैंने लिखा जैसे मान लो शेयर कैपिटल, तो यहाँ पे हम 2016 की बात करें, ये कितना है 10 लाख। फिर बी में हम किसकी बात करें, रिजर्व्स की, तो रिजर्व आया हमारे पास 5 लाख। फिर सेकंड में बात करेंगे नॉन करंट लायबिलिटीज, तो हमारे पास जो नॉन करंट लायबिलिटीज वो कितनी की 20 लाख। नॉन करंट लायबिलिटीज में आ रहा है ये पहला लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कितना 20 लाख। फिर आ रहा है थर्ड में करंट लायबिलिटीज, तो करंट लायबिलिटीज में एक लिख दिया हमने ट्रेड पेबल्स। सपोज करो ट्रेड पेबल्स हमारा कितना है 15 लाख है, तो अगर अपन इसको जोड़ेंगे तो देखो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे कि हमारे पास जो टोटल लायबिलिटीज आ रही कितनी आ रही 50 लाख आ रही, तो उस टोटल लायबिलिटीज में शेयर कैपिटल कितना है 10 लाख, रिजर्व कितना है 5 लाख और नॉन करंट लायबिलिटी जो कितनी 20 लाख। नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या देगा आपको लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, और करंट लायबिलिटीज में आपके पास ट्रेड पेबल्स, तो टोटल कितनी होगी आपके पास यहाँ पे 30 40 और 50 लाख हो गई ना। तो मेन चीज क्या होती है कि कॉमन साइज क्या कहता है कि भैया आपके पास जो ये 50 लाख की टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी आ रही है उसमें शेयर कैपिटल का रोल्स कितने हैं 10 लाख का है, तो शेयर कैपिटल का रोल्स कितने हैं 10 लाख। तो अगर हम इसको एज ए जो परसेंटेज में बता रहे हैं कि टोटल लायबिलिटी में, कि टोटल लायबिलिटीज में शेयर कैपिटल का रोल कितने है, जैसे मान लो आज यहाँ पे 3% है कि हम ए की बात करें, बी की बात करें और सी की, ए ने खर्च किए 50 रुपए, बी ने खर्च किए 30 रुपए और सी ने खर्च किए कितने 10, तो टोटल कितने रुपए खर्च हुए 100 रुपए। तो अब हम ये खर्चों को देखना चाहते हैं कि भैया किसका कितना परसेंट था खर्चों में। तो आज हम अगर ए की बात करेंगे तो ए बोलेगा भैया 100 में से मेरा था 50 रुपीज, तो अगर हम परसेंटेज देखें तो कितना परसेंट हो गया 50%, क्योंकि परसेंटेज निकालने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई बाय किससे करना पड़ेगा 100 से करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये बोल रहा है कि भैया जो हमारा 100 था उसमें से मैंने खर्चा कितना किया 50, मतलब कितना परसेंट किया 50%। अब भी बोलता है कि भैया 100 में से मैंने खर्चा कितना किया 30 और मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो कितना परसेंट आएगा 30%। तो इस तरह हमने जो टोटल खर्चे हैं, तो टोटल खर्चे में से ए रिप्रेजेंट हो रहा है 50% के रूप में और बी रिप्रेजेंट हो रहा है 30% के रूप में और सी रिप्रेजेंट कितने से होगा 20% के रूप में। तो इस तरह हम क्या करते हैं एक्सपेंसेस को एज ए परसेंटेज फॉर्म में इंडिकेट करते हैं। तो उसी तरह हम बात करेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज की। जब हमारे पास टोटल लायबिलिटी कितने लाख की आ रही 50 लाख की आ रही, तो इस 50 लाख में शेयर कैपिटल का रोल कितना है 10 लाख, इस 50 लाख में रिजर्व का रोल कितना है 5 लाख। तो इसका मतलब अगर हम इसको परसेंटेज फॉर्म में बताएं कि तो परसेंटेज फॉर्म में क्या लिखेंगे 10 लाख डिवाइड बाय 50 लाख तो मल्टीप्लाई कितना कर देंगे 100, तो कितना परसेंट हो गया 20%। तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो शेयर कैपिटल का रोल आ रहा है वो टोटल लायबिलिटी का कितना परसेंट है 20%। उसी तरह रिजर्व देखेंगे कि 5 लाख डिवाइड बाय 50 लाख और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 100 से, तो कितना परसेंट आ जाएगा 5%, सॉरी 10%। तो हम क्या बोलेंगे कि जो रिजर्व है वो टोटल इक्विटी लायबिलिटी का कितना है 10%। उसी तरह लॉन्ग टर्म बोरिंग्स होगी कि यहाँ पे 20 लाख से और यहाँ पे कितना लिख देंगे 50 लाख मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 100 से, तो ये भी कितना परसेंट आ जाएगा 40%। फिर बात किसकी होगी ट्रेड पेबल्स की, तो ट्रेड पेबल्स कितना आएगा 15 लाख डिवाइड बाय 50 मल्टीप्लाई 100 और ये हमारा कितना हो जाएगा 30। तो जैसे हम जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना जाएगा 100%। तो कहने का मतलब हमारे पास जो इक्विटी एंड लायबिलिटीज है तो किस तरह हमारे पास
टोटल आ रही है, तो इसमें से इसका वाल रहेगी तो इतनी आएगी, इसमें से इसका वाल रहेगी तो इतनी आएगी, इसमें से इसका वाल रहेगी तो इतनी आएगी, इसमें से इसका वाल रहेगी तो टोटल कितनी आ जाएगी 100%। तो इस तरह हम क्या करते हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाते हैं, क्योंकि कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या कहता है कि भैया हम एक ईयर की दूसरी ईयर से कंपेयर नहीं करते, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। तो हमने डेफिनेशन क्या लिखी है, हम बात करें यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ कॉमन साइज बैलेंस शीट, तो क्या कह रहा है, एक कॉमन साइज बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट, मतलब कॉमन साइज बैलेंस शीट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है इन विच total of assets या equity and liabilities is assumed to be equal to 100 and all the figures are expressed as a percentage of the total। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि कॉमन साइज बैलेंस शीट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें जो टोटल एसेट्स होती है, टोटल जो इक्विटी एंड लायबिलिटीज होती है, वो क्या करती है कि टोटल जैसे इक्विटी एंड लायबिलिटीज है तो उसके जितने भी आइटम्स हैं, आपने इक्विटी एंड लायबिलिटीज को 100 मान लिया, इसको बेस माना, तो सीधी सी बात है इसका जो परसेंटेज आएगा वो ऑलवेज क्या आएगा 100 आएगा, नहीं आएगा, तो इसके परसेंटेज को 100 को बेस मानकर बाकी जो आइटम्स आ रहे हैं उनको एज ए परसेंटेज फॉर्म में क्या करेंगे, हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो जब एज ए परसेंटेज फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि ईच एसेट्स इज एक्सप्रेस एज परसेंटेज टू टोटल एसेट्स एंड ईच आइटम ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटीज इज एक्सप्रेस एज परसेंटेज टू टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज। तो दूसरे शब्दों में क्या कह रहे हैं कि ईच एसेट्स इज एक्सप्रेस, ईच का मतलब कि जो भी एसेट्स दे रखी, तो हम क्या करेंगे टोटल एसेट्स का भाग लेंगे उसको परसेंटेज में करेंगे। उसी तरह क्या होगा कि इक्विटी लायबिलिटीज की जो भी आइटम्स है वो टोटल इक्विटी लायबिलिटीज की एज ए परसेंटेज फॉर्म में होंगे। जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे जो टोटल लायबिलिटीज कितनी है तो उसको हम एज ए परसेंटेज फॉर्म में करें, उसी तरह हम किसकी बात करेंगे, एसेट साइड। और इसमें कंपैरिजन नहीं करते, तो इसका मतलब इसमें एक ईयर का भी हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे हम बात करेंगे एसेट्स, तो एसेट्स में अपनी दो मेन हेड्स होते हैं, पहला एक तो होता है नॉन करंट एसेट्स। अगर हम नॉन करंट एसेट्स में पहले की बात करेंगे तो हमारा क्या था यहाँ पे फिक्स एसेट्स। तो फिक्स एसेट्स में हम बात करें यहाँ पे टेंजिबल की, तो टेंजिबल में क्या आएगा, लैंड एंड बिल्डिंग्स। तो हमारी जो लैंड एंड बिल्डिंग है कितने की, 50,000 की। फिर बी क्या जाएगा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कहलाता है 1 लाख। फिर सेकंड में आएगा करंट एसेट्स, तो करंट एसेट्स में जैसे अपन ये मान लेते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कितना 50,000, तो टोटल कितना हो गया 2 लाख। अब देखो हम ये मान रहे हैं कि हमारी जो एसेट साइड है उसका टोटल कितना आ रहा है 2 लाख का। तो एसेट्स तीन चीजों से मिलकर बनी है, एक तो लैंड एंड बिल्डिंग से, एक नॉन करंट एसेट से, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट से, तीसरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे एज ए परसेंटेज फॉर्म में, तो 2 लाख है तो 50 है ना, तो 50 डिवाइड बाय 2 लाख करेंगे और मल्टीप्लाई 100, तो कितना परसेंट आ जाएगा 25, और ये 50% और ये 25%। तो इस तरह टोटल कितना बन जाएगा 100%। तो हमने ये पढ़ा है ना कि यहाँ पे इन अदर वर्ड्स में क्या कह रहा है कि ईच आइटम इज एक्सप्रेस एज परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट्स, कि जो टोटल एसेट्स है उसको बेस मानकर एसेट साइड की जितनी भी आइटम्स है उसको एज ए परसेंटेज फॉर्म में क्या करेंगे, एक्सप्रेशन करेंगे कि आज हमारी जो टोटल एसेट्स है वो 2 लाख की, उसमें से लैंड एंड बिल्डिंग कितनी है 50,000। तो जैसे 50,000 डिवाइड बाय 2 लाख मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो कितना परसेंट आएगा, 25% आएगा। यहाँ पे 1 लाख डिवाइड बाय 2 लाख मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो कितना आएगा 50% आएगा। तो इस तरह हम बात करेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ कॉमन साइज बैलेंस शीट की। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि हमारे पास 2 ईयर होने चाहिए कि 16 भी होना चाहिए 17 की, ये हमारा करंट ईयर होगी प्रीवियस ईयर, तो करंट ईयर के प्रीवियस ईयर से क्या करें, कंपेयर करें और देखें कि भाई कितना इंक्रीज हो रहा है कितना डिक्रीज हो रहा है। ऐसा करना कंपलसरी नहीं है क्योंकि इसमें से करते ही नहीं, तो इसलिए हम पर्टिकुलर 2016 का भी निकाल सकते हैं और 2017 की, मतलब कोई सी भी ईयर की हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। और इसको बनाने के पीछे ये लॉजिक है कि संस्था ये देखना चाहती है कि भैया पिछले साल हमारी जो लैंड एंड बिल्डिंग थी वो टोटल एसेट्स की कितना परसेंट थी, 25% थी, तो आने वाले ईयर में जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो टोटल एसेट्स का कितना परसेंट इंप्रूव हो रही है फिर
डिक्रीज हो रही है। तो इस कंक्लूजन के लिए हम क्या करते हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है।